हेलो फ्रेंड्स, हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समास के ही अन्य भेदों के बारे में जानेंगे जो हमारे शेष रह गए थे इससे पहले की वीडियो में। लेकिन इनको अच्छे तरीके से समझाने से पहले मैं आपको इससे पहले जो हमने 3 किए थे इसके पहले वाले वीडियो में, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगी। हमने 3 भेद पढ़े थे। एक तो अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष और तीसरा पढ़ा था हमने कर्मधारय समास। तो पहले अव्ययभाव समास में हमने पढ़ा था कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है वह दूसरे के साथ मिलकर समस्त पद बनाते समय पूरे समस्त पद को वो अव्यय बना देता है। अव्यय भाव में हमने पढ़ा था। उसके बाद तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा था कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास में हमने जाना था कि दो पदों के बीच में या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है या फिर उपमेय और उपमान का संबंध होता है, तो ये कहलाते हैं आपके कर्मधारय समास। इसके बाद आज की वीडियो में हम जानते हैं जो इसके शेष हमारे रह गए थे समास के भेद। तो पहले नंबर पे हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और पूरा सामासिक पद समाहार यानी कि समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस सामासिक पद का यानी सामासिक पद यानी समस्त पद, जिस सामासिक पद का पहला पद कोई ना कोई संख्या दी गई हो, ठीक है, वो और दूसरे के साथ मिले। दूसरा शब्द कौन सा है यहाँ पे? राह। पहला लिखा है हमने चौराहा, पूरा शब्द हो गया चौराहा। इसमें पहले नंबर पे यानी पूर्व पद हमारा क्या है? कोई ना कोई संख्या है। उसके बाद राह यानी रास्ता। आप विग्रह देखिएगा, इसका सामने दिया हुआ है 4 राहों का समूह। जब हमने इसका विग्रह किया तो ये बन गया 4 राहों का समूह। इसके अंदर 4 क्या है? कोई ना एक संख्या दी गई है। यहाँ पे राह यानी रास्ते, 4 राहों का समूह बता रहा है। उसके बाद देखेंगे नवरात्र। नव संख्या है यानी 9, रात्र यानी रात्रि, रातें। 9 रातों का समूह, यहाँ पे देखेंगे रातों का समूह दर्शा रहा है। उसके बाद तिरंगा, ती यानी तीन, रंग यानी कलर्स, 3 रंगों का समूह। पहला क्या है? संख्या दी गई है। दूसरा रंग का समूह बता रहा है, ठीक है। तो पूर्व पद आपकी कोई ना कोई संख्या है और उत्तर पद का ये समूह दर्शाता है। दोपहर, दो क्या है? संख्या। दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। 5 संख्या है, आब यहाँ पे नदियाँ, आब का मतलब होता है नदियाँ। तो 5 आबों का समूह। तो हम इनमें सब में देखेंगे कि पहले नंबर पे जो आ रहे हैं शब्द वो सारे के सारे क्या हैं? कोई ना कोई संख्या दी गई है। और दूसरे नंबर पे जितने भी शब्द हमने लिखे हैं, राह, रात, रंग, पहर और आब, तो ये सारे क्या हैं? इसका समूह बताया जा रहा है, यानी पूर्व पद उत्तर पद का समूह दर्शाता है। एक बात और, द्विगु समास में जब आप इसका विग्रह करेंगे तो एक बात का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि आप इसमें आने वाले शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे विग्रह करते समय। जैसे यहाँ पे है ना 5 आबों का समूह, तो कई लोग क्या करते हैं कि इनका मीनिंग लिख कर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको क्या लिखना है? आपको वही शब्दों का इस्तेमाल करना है जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आब है तो आपको आब ही लिखना है, उसका मतलब बताने के लिए आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है नदियाँ, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आब ही लिखना है। 5 आबों का समूह।
तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर दिए गए हों। अब द्वंद्व समास, दो बार दिया गया है, दोनों का मतलब होता है दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी, देखिए इसके दोनों पद जो हैं, जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं ना तो योजक चिन्ह के द्वारा बनाते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं बीच में, क्योंकि दोनों पद का अपना महत्व है, दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, दोनों ही प्रधान हैं, दोनों ही मुख्य हैं यहाँ पर। ठीक है, माता पिता, देश विदेश, छोटा बड़ा, पाप पुण्य, ठंडा गरम। अब इनका जब हमने विग्रह किया, अब विग्रह करते समय आपको एक बात और ध्यान रखनी है, या तो आप और लिखोगे या फिर या लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम माता पिता समस्त पद बनाते समय योजक लगाएंगे और विग्रह करते समय और या का प्रयोग करेंगे। माता पिता, माता और पिता, देश विदेश, देश और विदेश, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ठंडा गरम, ठंडा या गरम। उसके बाद देखते हैं हम बहुव्रीहि समास क्या होता है। जिस सामासिक पद में कोई भी पद प्रधान ना हो, अभी तक हम देख रहे थे कि उत्तर पद प्रधान है या पूर्व पद प्रधान है, लेकिन या उससे ऊपर वाले में हमने जाना कि दोनों ही पद प्रधान है, लेकिन इसमें क्या होता है बहुव्रीहि समास में, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या है, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। जिस सामासिक पद में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करे वे बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। कैसे? उदाहरण देखिए, त्रिलोचन, लोचन होता है दोस्तों नयन। ठीक है, त्रि यानी तीन, तीन है लोचन जिसके। अब किसके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पे उसने प्रश्न छोड़ दिया, तीन है लोचन जिसके, किसके। अब यहाँ पे अन्य शब्द क्या लिखेंगे, ये लिखना आपको आवश्यक है कि ये तीन लोचन किसके हैं, तीन नेत्र किसके हैं, शंकर भगवान के। तो ये यहाँ पर जो तीसरा पद है वो आपको लिखना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे लिखें, विग्रह करेंगे, तीन है लोचन जिसके अर्थात शंकर। लंबोदर, उदर मतलब होता है पेट, लंबा है उदर जिसका, किसका, गणेश जी का। किसका पेट बड़ा है, गणेश जी का। तो यहाँ पे तीसरा पद कौन सा है, गणेश, ये प्रधान है। इसने तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, लंबा है उदर जिसका, किसका। ठीक है, हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती। हंस किसका वाहन है, सरस्वती जी का। तो तीसरा पद यहाँ पे कौन सा है, सरस्वती। सुनैना, सुंदर है नैन जिसके, किसके, कोई भी विशेष व्यक्ति। ठीक है, इसमें कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे हम किसी का स्पेशली नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख के छोड़ेंगे विशेष व्यक्ति। सुंदर है नैन जिसके, विशेष व्यक्ति। सत्य प्रिय, सत्य है प्रिय जिसे, विशेष व्यक्ति। सच किसी को भी प्रिय हो सकता है, तो ये जिनको प्रिय है वो सारे विशेष हैं, तो उनके लिए हमने लिखा है विशेष व्यक्ति। सुंदर जिनके नयन हैं, और ये कई व्यक्ति हो सकते हैं सुंदर नयन, तो उनके लिए हमने विशेष, वो अपने आप में एक खासियत लिए हुए हैं, इसलिए हमने वहाँ पे लिख दिया विशेष व्यक्ति। ठीक है, तो हमने बहुव्रीहि समास में जाना कि जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा ही पद, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, वो आपके बहुव्रीहि समास होते हैं। उसके बाद हाँ जी, अब हम जानेंगे, अभी हमने तीनों 6 भेद जाने, 3 हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़े थे और 3 हमने आज पढ़े। उसके बाद हम जानेंगे कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। ठीक है, कर्मधारय में क्या बताया था, विशेषण विशिष्य उपमान उपमेय,
बहुव्रीहि में क्या बताया था, दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान हो। अब इसमें देखिए, पीतांबर, ठीक है, पीत यानी पीला, पीला क्या हुआ, विशेषता हो गई, विशेषण। पीला है जो अंबर, यहाँ पे हम उसका अर्थ नहीं लिखेंगे, विग्रह करते समय हम पीत ही लिखेंगे। पीत है जो अंबर, कर्मधारय में क्यों लिखा, क्योंकि ये अंबर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब इसका विग्रह दूसरे तरीके से कीजिए। पीत है अंबर जिसके, किसके, आगे क्वेश्चन, पीत है अंबर जिसके, तो ये तीसरा पद पूछ रहा है। तीसरा पद श्री कृष्ण भगवान के या फिर विष्णु जी के, कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। तो ये अन्य पद आ गया यहाँ पे, इसलिए ये अन्य पद है, तो ये बहुव्रीहि समास में आ गया। समझ में आया आपको? दोनों में क्या अंतर है, पहले वाले में वो विशेषता बता रहा है, दूसरे वाले में वो तीसरा पद पूछ रहा है। उसके बाद नीलकंठ, अगर इसका विग्रह मैं इस तरीके से करूँगी, नीला है जो कंठ, तो कंठ यानी कि गला, गला नीले रंग का है। ठीक है, तो ये विशेषता बता रहा है, यहाँ पे विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष्य हो गया, कर्मधारय में आ गया। अब ये यहाँ पे बोल रहा है नीला है कंठ जिसका, किसका, तीसरा पद पूछ रहा है, तो वो शिव जी का लिखेंगे कि नीला कंठ किसका है, शिव जी का है। तो ये अन्य पद हो गया, अन्य पद हो गया, तो ये किस में आ गया, बहुव्रीहि समास में। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसका विग्रह जिस आधार पर आप करोगे, जिस तरह से आप करोगे, आप समास का नाम वही लिखोगे। अगर आपने विग्रह कर दिया इस तरह से विशेषण विशेष्य के तौर पे, तो आप लिख दोगे कर्मधारय, और आपने अगर इसमें तीसरा पद पूछा, अन्य पद पूछा, तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि अन्य पद कौन सा है, और फिर वहाँ पे आप समास का नाम कर्मधारय नहीं लिख सकते, वहाँ पे आपको बहुव्रीहि ही लिखना है। ऐसे ही इसमें था, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस आधार पर आप विग्रह कर रहे हैं, उसी आधार पर उसका समास का नाम देंगे। ऐसे ही एक और अंतर है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में। अभी हमने अंतर पढ़ा था कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास में, और अब हम अंतर पढ़ेंगे द्विगु समास में और बहुव्रीहि समास में। जैसे ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, पहला शब्द क्या है, संख्या, और भुजाओं का समूह बता रहा है। अभी मैंने आपको पहले बताया, अभी इसी में वीडियो में हमने पहले पढ़ा था कि पहला शब्द अगर संख्या है और दूसरा शब्द समूह, दूसरे शब्द का समूह बता रहा है। ठीक है, भुजाओं का समूह बता रहा है, चार भुजाओं का समूह, तो चार यहाँ पे क्या है, विशेषता है। ठीक है, लेकिन विशेषता होने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, ये समूह भी दर्शा रहा है। यहाँ पे ये विशेषण विशेष्य है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये समूह बता रहा है, इसलिए हमने इसको द्विगु में लिखा है। ऊपर वाला हमने कर्मधारय में इसलिए लिखा है क्योंकि वो समूह नहीं बता रहा, इसमें हमने ये समूह बता रहा है, इसलिए हमने इसको द्विगु में लिखा है। चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी, विष्णु जी की, अन्य पद बता रहा है, बहुव्रीहि समास। ठीक, उसके बाद तिरंगा, तिरंगा का भी विग्रह दो प्रकार से होगा, तीन रंगों का समाहार या समूह। ठीक है, तो पहला पद विशेषण, ठीक है, संख्या दी हुई है, कोई ना कोई संख्यावाची विशेषण है, दोनों ही, चार भी संख्यावाची विशेषण है और तीन भी संख्यावाची विशेषण है। अब यहाँ पे ये संख्या दी गई है और दूसरे का ये समूह बता रहा है, रंगों का ये समूह बता रहा है, तो ये द्विगु समास में आ गया। तीन रंगों वाला, तीन रंगों वाला कौन सा, अन्य पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थात राष्ट्रीय ध्वज। जब आपने इसमें अन्य पद दर्शा दिया, आपने वहाँ पे अन्य पद लिख दिया, तो ये बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। ध्यान रखेंगे दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे पहला पद कोई ना कोई संख्यावाची विशेषण दिया गया है, कोई ना कोई संख्या दी गई है। ठीक है, और वो दूसरे पद का समूह बता रहा है। दोनों में देखेंगे, यहाँ पे भुजाओं का समूह बता रहा है, यहाँ पे रंगों का समूह बता रहा है, तो ये द्विगु समास में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विगु समास बहुव्रीहि समास में अंतर। पहले वाले में क्या था, विशेषण है, ठीक है, लेकिन संख्या नहीं है, ये संख्यावाची विशेषण है, वो संख्यावाची नहीं है।
ठीक है। और यहाँ पे ये समूह भी नहीं बता रहा है, यहाँ पे ये समूह बता रहा है, इसलिए द्विगु समास है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना द्विगु समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास क्या होता है, और हमने इनके अंतर को भी पहचाना कि बहुव्रीहि समास का और द्विगु समास का क्या अंतर होता है, बहुव्रीहि समास का और कर्मधारय समास का क्या अंतर होता है। तो इस मेरी आगे आने वाली वीडियोस इसी प्रकार आपको मिलती रहें, इसके लिए आपको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। बेल आइकन नीचे दिया गया है, उसको दबाइए तो मेरी आने वाली वीडियोस आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।